सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं महाविश निसार। नाज़रीन, आज का जो सबसे बड़ा इवेंट है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 18वां मैच, जो कि बेंगलोर के चना सेमामी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। ये मुकाबला इस हवाले से भी बड़ा है कि एक तो ये वर्ल्ड कप का मैच है और दूसरी जानिब इसमें दो आलमी चैंपियंस यानी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबले हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने जब टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, पिच का मुआयना किया और उन्होंने बताया कि अहम मैच है और कौमी टीम के जो नायब कैप्टन है वो शादाब खान, उनकी जगह स्पिनर उसामा मीर को आज मौका दिया गया है। और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। टॉस के बाद पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम का ये कहना था कि पिच अच्छी लग रही है, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और उनका ये भी कहना था कि हम कॉन्फिडेंट हैं, आज पूरे एतमाद हैं, इस मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। स्कोर बोर्ड देखा जाए तो गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले मैचेस में हमें ऑस्ट्रेलियन टीम का पलड़ा भारी दिखाई देता है। ग्रीन शर्ट्स को 20 में से 16 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा और अगर वैसे देखा जाए तो टूर्नामेंट में मसाइल से बचने के लिए दोनों टीमों को आज का मैच जीतना लाजमी है और नाकामी पर बाबर 11 को अगर मगर का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जनाब, आज के मैच के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एनालिस्ट मौजूद हैं पीजे मीर साहब और उनके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट शेरदिल खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब, आपसे बात करना चाहूँगी, जब टॉस हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीता और बाबर ने जो पिच है उसका मुआयना किया तो उन्होंने कहा कि पिच अच्छी लग रही है, आज हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फ़ायदा तो ऑस्ट्रेलिया जैसे लग रहा है मौजूदा सूरत हाल है, ऑस्ट्रेलिया ने फ़ायदा उठा लिया, एक रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। देखें, ये क्रिकेट के अंदर ये होता है जी कि वो एक साइकोलॉजिकल थिंग होती है। हाँ, अगर हम पहले टॉस कर लें, उस टीम की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, फिर आप उस पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी जो है, जब इस लेवल पे आप खेलते हैं, स्ट्रैटेजी आपके सामने है। अगर आप जीतेंगे आप क्या करेंगे, अगर हार जाते हैं टॉस फिर आप क्या करेंगे। सो स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फोकस्ड। जैसे आपने कहा, ये इसने ये दोनों जो ओपनिंग बैट्समैन हैं आज, इनकी पर्टिकुलरली इसकी मार्श की, आप वो ऐसी क्लासी बैटिंग बुक उन्होंने की है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारी जो बॉलिंग है टोटली सब स्टैंडर्ड बॉलिंग है। अब क्वेश्चन है कि हम कहाँ तक तनकीद करें। ये वक्त तनकीद का नहीं है, ये वक्त है कि आप गिव योर बेस्ट एंड फिर उसके बाद बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड पे हम बैठ के थक गए हैं, ये बाकी क्लासे ले के थक गए हैं, तो कब हम अपने आप को एक वेल नेटेड, कभी हमारे ओपनिंग पार्टनरशिप की प्रॉब्लम पड़ जाती है, कभी मिडिल ऑर्डर हमारा फ्लैग कर जाता है, कभी हमारे स्पिनर्स ठीक नहीं होते हैं, कभी हमारे पेस बॉलर्स ठीक नहीं आते हैं। आज आप अपने पेस बॉलर्स को देख लो, ये हसन अली, ऑनेस्ट गॉड मेरे पास बड़ी उम्मीदें थी कि ये लड़का आएगा, लेकिन ये स्लैम कर रहा है, स्किड नहीं कर रहा। इसकी खासियत है ये स्किम करे बॉल के, लेकिन नहीं डाउन द साइड, बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके ये तेज कर रहा है। भाई तुम उसको कहते हैं ना, एक क्रिकेटिंग वर्ड है खुच, आप उसको खुच के अंदर खिलाओ, आप उसका अंदर बिल्कुल लेके आओ ताकि उसके पास कुछ जगह ना बने कि वो एक कोई शॉट बना रहे, वो शॉर्ट पिच गेंद कर रहा है, छिके खा रहा है, ये इसके अंदर नहीं है। आप एक साइड पे जब तक गेंद नहीं करोगे फिर यही हाल होगा जो अब अभी आपने कहा, जो स्कोर इतना हाई हो गया। ये फोकस नहीं है, ये लड़कों की इनकी तैयारियां नहीं है। मैं बड़ी देर का कह रहा हूँ कि भाई तुम एक अपना वर्ल्ड कप का एक कैंप अपना लगाते रहो, बाकी भी टूर्नामेंट्स खेलो, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करो। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पीजे साहब साथ ही रहिएगा। शेरदिल हमारे साथ है। शेरदिल, पीजे साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो तो खैर बहुत ज़्यादा इस बात पे जाहिर है सबके जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हैं। पाकिस्तानी टीम की जो आज की परफॉर्मेंस है वो देख के, इंडिया से जो मैच हमने हारा उसके बाद लगता था कि कुछ सबक सीखा होगा, अगले मैच के लिए परफॉर्मेंस अच्छी होगी, फिर कुछ तब्दीलियाँ भी की गई हैं। लेकिन आज जो पहले ही ओवर में हमें सरप्राइज़ या कह लेंगे शॉक लगा है वो मिस फील्डिंग का था। पहला कैच उसामा मीर से ड्रॉप हुआ, उसामा को तो छोड़े बाबर आजम तक ने कैच ड्रॉप कर दिया, तो फिर कैसे सोच सकते हैं कि मैच जीतेंगे। खैर मैं ये नहीं कह रही कि मैच नहीं जीतेंगे, क्रिकेट एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल गेम है, लेकिन एक रन्स का पहाड़ जो खड़ा हो गया है और जिस तरह से मिस फील्ड की गई है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया महाविश। मीर साहब ने 100% जो की है बात वो स्पॉट ऑन है। एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये था कि भारत से जो पाकिस्तान को डीमोरलाइजिंग डिफीट मिली है
उसका एक बहुत सेटबैक है टीम के ऊपर। टीम ने रीग्रुप करने की कोशिश की है। टीम ने आज जब मैदान में उतरी तो लग रहा था कि शायद उस चीज को भुला चुकी है, लेकिन जो पहला कैच ड्रॉप हुआ है उसामा मीर ने जो किया, उसी से फिर टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बहुत पहले अपबीट नजर आ रही थी, वो एकदम डाउन हो गई। तमाम लड़के जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपने शोल्डर्स गिरा दिए, खासतौर पे शाहीन, जिनसे उम्मीद थी कि वो पहले 3-4 ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद वो एक जो मोराल है टीम का, वो बिल्कुल ही नीचे गिर गया। ऐसे मौके पर कप्तान जो है और जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो बहुत आम रोल प्ले करते हैं। उनको चाहिए था कि ठीक है कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन उसके बाद रीग्रुप करते, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते शाहीन को, दूसरे बॉलर्स को, कि चलें अब कुछ नहीं होता, अब दूसरा चांस क्रिएट करें। और जब वार्नर जैसे खिलाड़ी को एक चांस मिलता है तो वो उसका फिर 100% फायदा उठाते हैं, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो हमें हमारे जो एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा हमें सेटबैक हुआ है, उससे हम वापस नहीं आ पा रहे हैं भारत से डिफीट के बाद, मुझे लगा है। सही। अच्छा पीजे साहब, आपके समझ से, जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला, मैंने क्या, बाबर आजम ने बोला कि पिच का फायदा उठाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया ने फायदा उठा लिया। तो पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को आप देखते हैं कि अपनी बारी पर क्या वो भी पिच का इसी तरह से फायदा उठा सकेंगे? आप कहते हैं ना पिच का फायदा उठाएंगे, आप जब बॉलिंग कर रहे हैं तो उसका फायदा आप कैसे उठाएंगे? बेसिक क्रिकेट की जो चीज है, लाइन एंड लेंथ और एक डायरेक्शन पे। अब आप यहाँ 6-3 तो कर नहीं सकते, ऐसा बॉलर है ही कोई नहीं आपके पास। आप 5-4 पे यूजुअली आप खेलते हो, 2 स्वीपर्स होते हैं आपके, और स्वीपर्स के साथ साथ आपने फिर अपने जो आपने बॉलिंग अटैक करना है वो बिल्कुल विकेट टू विकेट आपने करना है। इंडिया के साथ जब हम बात करते हैं वो विकेट टू विकेट उन्होंने किया, उस विकेट के ऊपर हम वेवर्ड थे, आज भी आप वेवर्ड थे, आप विकेट टू विकेट आपने गेंद ही नहीं की। फिर आपने सही कहा, अगर आप वार्नर जैसी या किसी और का अगर आप ये कैच अगर आप ड्रॉप कर देते हो तो वेल आई एम टेलिंग यू, ये जो कैच है ये आपको देखा ना, वो तो फिर 13 लड़कों से बैटिंग करेंगे, उनके बीच में जो आने वाले हैं जो होते हैं लास्ट टेल एंड, वो तो इतनी तकड़ी है, वो तो 100 खुद कर जाएंगे एक 5-7 ओवरों के अंदर। तो द क्वेश्चन इज क्या आपकी बॉलिंग बड़ी सब स्टैंडर्ड रही है? ये बहुत सब स्टैंडर्ड है, ये इनफैक्ट इट्स ग्लोरीफाइड क्लब क्रिकेट। अच्छा आप क्या समझते हैं पीजे साहब, क्या समझते हैं कि आज हमने जो देखा कि जितना जिस फास्ट बॉलर ने फास्ट बॉल दी वो उसने उतनी ही हाई हिट खाई, तो आप समझते हैं कि आज ये स्पिनर्स का मैच था, फास्ट बॉलर्स को इतना मौका अगर दिया गया है तो फिर हमने गलत किया? मेरा ख्याल है पाकिस्तान हमारी जो टीम है ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 350 को ये कर लेंगे, इन्होंने किया पहले, ये कर सकते हैं, लेकिन आज की बॉलिंग डिफरेंट है। इस बॉलिंग ये इनकी जो बॉलिंग है इट इज मच बेटर देन द प्रीवियस। सो मैं ये समझता हूं कि आपने देखना है कि अब आप अप्लाई कैसे करेंगे। आपने जो अभी कहा है पहले कि ये आते ही शुरू हो गए, हम पहले जो आपका जो होते हैं 5-10 ओवर्स, आप उसको तो पावर प्ले के अंदर तो आप उसका फायदा उठाते ही नहीं, आप डिफेंसिव पे होते हैं। But you got to be daring. This is one day cricket, or you got to be playing unorthodox shots, जो कि करते हैं। आपने पिछले मैच में देखा, अफरीदी को आते ही रोहित शर्मा ने सीधा ऑन उसको छक्का लगा दिया स्ट्रेट, डाउन मोर ऑन द ऑन साइड। तो आपने करना है ये, अगर आप अभी कर लोगे एडवांटेज ले लोगे। ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी गुड इन द आउटफील्ड, क्योंकि मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये बड़े तकड़े होते हैं, ये भागने के माहिर होते हैं, ये रग्बी भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल भी खेलते हैं, इनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू आवर बॉयज। सो बाद के अंदर इनके जो फील्डर्स होते हैं दे आर क्वाइट स्ट्रांग, और इनकी थ्रो बड़ी अच्छी होती है। एंड अब आपने क्या करना है, आपने ये पावर प्ले का इसका एडवांटेज लेना है और उसके अंदर करें। इट इज प्रीमैच्योर टू से आज बहुत हो गया था पाकिस्तानी क्रिकेट, इन द वर्ड्स ऑफ खान मोहम्मद, टिल द लास्ट बॉल इज नॉट बोल्ड, उस वक्त तक मैच कोई नहीं ना जीतता है ना हारता है। सो वी हैव गॉट टू गिव आवर बेस्ट, वी हैव गॉट टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव गॉट टू गिव आवर बेस्ट। और अभी जो मेरे भाई ने बात की है बड़ी अच्छी, इनको मोटिवेट करो, इनको मोटिवेट करो। सो व्हाट, चौका खा लिया, छक्का खा लिया, बट यू गेट बैक ऑन इट, गेट बैक ऑन इट। ये मैं देखता हूं कि मेरे जो कैप्टन है बाबर आजम, he's too poor for that. Babar is not suited as a captain, but a great batsman, a world class batsman, लेकिन he's not a good captain at all. सही। शेरदिल, आप क्या समझते हैं, आज शादाब को हमने बिठाया और हमने उसामा को उसका मौका दिया, तो क्या शादाब की भी कमी महसूस हो रही है आज के मैच में, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए अभी फील्डिंग के हिसाब से स्पेशली?
इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आपने जो पहली बात की है कि स्पिनर्स ने अर्ली ऑन जो एक हमें थोड़ा सा एक क्वाइट पीरियड हमें मिला, वो स्पिनर्स का मिला। जो फास्ट बॉलर्स से हमारी गलती हुई है वो ये है कि हमारे फास्ट बॉलर्स के पास, पीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल वेवर्ड लेंथ पर बॉल की है। और आप जब भारत के साथ देख रहे हैं मैच, उसमें आपने देखा कि भारत के जो बॉलर्स हैं उन्होंने शुरू में ट्राई किया मुख्तलिफ लेंथ्स को, लेकिन उसके बाद उन्होंने वेरिएशंस ट्राई की। हमारा जो फास्ट बॉलर्स का डायलेमा रहा है वो उनके पास प्लान बी सी डी नहीं है। वो जो प्लान लेकर आते हैं दिमाग में उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। कोई वेरिएशंस नहीं हमें नजर आई, कोई वो नहीं नजर आया कि हम कोई विकेट टेकिंग बॉल करें, बस वो बच रहे थे कि बाउंड्री ना उनको लग जाए। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। जो शादाब की बात की, वो देखें, हम हमेशा से कह रहे हैं कि शादाब फॉर्म में नहीं है। ये बनता था जो चेंज किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को उसामा मीर, दो ही ऑप्शन थे, या नवाज को बिठा देते या शादाब को। तो शादाब चूंकि फॉर्म में नहीं है तो एक लेग स्पिनर से दूसरे लेग स्पिनर को रिप्लेस किया, तो ये मुझे लगता है जस्टिफाइड चेंज है इतना। हाँ, फील्ड पे हम जरूर शादाब को मिस करेंगे, लेकिन शादाब एज ए सब्स्टिट्यूट आए और उन्होंने कैच भी हासिल किया। तो बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि शादाब को हमने मिस किया। सही। अच्छा पीजे साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू होने में कुछ वक्त है, शाम भी हो रही है, कुछ ड्यू फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो सिचुएशन स्पेशली पिच जो है पाकिस्तानी बैटर्स के लिए सपोर्टिव हो सकती है? जी हाँ, देखें, आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इसने अच्छी परफॉर्मेंस भी की है, लेकिन हमारी जो टीम है ये वेस्ट इंडीज की तरह है। ये जीते जीते मैच हार जाते हैं और हारते हारते मैच जीत जाते हैं। सो ये वो कहते हैं ना, फिर ये वो जो एक टर्म है मैविश के, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, तो हम उसमें बिल्कुल पूरा उतरते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, और हमने कर देना है। सो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ये लड़के अच्छा है। एप्लीकेशन जो पिछले मैच में इन्होंने नहीं किया था कि आप 150 फॉर 2 थे और उसके बाद 7 विकेट इस तरह गिरी है, 191 पे आप सारे बाहर आ गए। आपको चाहिए, जरूरी नहीं है कि चौके छिके पे जाओ, अप्लाई करो। अगर आप 5-4 सिंगल्स ले लेते हो, आपको कहीं ना कहीं जरूर बोनस मिलेगा, नो मैटर व्हाट इट इज, नो मैटर हु द बॉलर इज, आपको जरूर एक बॉलर देगा जिसको आपने कैश करना है इन 4 और इन 6। सो ये अगर आप अप्लाई अपना करते रहे, और एक जो चीज है कि अगर आपकी विकेट फॉल होती है, सीनियर बैट्समैन जो है, आप उसको ज्यादा चांस दो ताकि वो ज्यादा हो, एंड यू गेट टू द फील ऑफ द विकेट। इस तरह आप एक अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपका स्टैंडर्ड एक ही होता है। उस वक्त आप अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही अपनी टेक्निक हो। सिर्फ प्रेजेंस ऑन द विकेट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, एंड एट द सेम टाइम आपको एक एटमॉस्फेयर और विकेट की भी गेजिंग आ जाएगी उस वक्त। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने वक्त दिया, अपना तज्जिया दिया। शेयर जानना चाहूंगी, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में कोई तब्दीली आप समझते होनी चाहिए जब पाकिस्तानी बैटर्स आएंगे? तो अभी जो ऑर्डर है इस वक्त टीम का वो ठीक है, या इतने बड़े रन्स के पहाड़ को देखते हुए कुछ तब्दीली होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी को बदलनी चाहिए? जब इतना बड़ा टोटल होता है तो एक गैम्बल तो किया जा सकता है कि अप फ्रंट किसी पिंच हिटर को भेज दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर इतने रिस्क टेकर है नहीं। बाबर अपने जो एक सेट पैटर्न है उनका अपने ओपनर्स, जिसमें इमाम और अब्दुल्ला है, उसी के साथ जाना चाहेंगे। और पाकिस्तान देखें, चांस पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पर इस गेम में मौजूद है। हमने पाकिस्तान ने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ हमने बड़ा अच्छा चेस किया। इसमें मिडिल ऑर्डर का एक बड़ा रोल इसमें आम होगा। अगर हमें अप फ्रंट अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, इमाम को अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए, किसी किस्म का कोई दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अर्ली ऑन विकेट्स लेने की भरपूर कोशिश की जाएगी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। हम देखते हैं कि जोश हेजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं, इसके अलावा मिचेल स्टार्क हैं, ये विकेट टेकर बॉलर्स हैं, और इनकी कोशिश ये होगी कि ड्यू से पहले ये पाकिस्तान के 2 या 3 आउट कर लें। पहले 10 ओवरों में जितना विकेट्स इनको मिलेंगी उतनी एक गेम में वापस आएंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान पहले 10 ओवर्स में अपनी प्रॉपर शॉट्स खेले, अटैक करे, लेकिन गैर जरूरी शॉट्स ना खेले। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा गेटेबल टोटल है पाकिस्तान के लिए, अगर समझ के खेला जाए। एग्रेसिव खेलें लेकिन संभल कर खेलें। शेरल साथ ही रहे, हमें एजाज बाकरी ने ज्वाइन किया है। एजाज इंडिया में मौजूद है, चिन्नस अवामी स्टेडियम में। क्या देख रहे हैं भाई, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? बाबर ने तो कहा था इस पिच का आज हम फायदा उठाएंगे, लेकिन हमें सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही है। सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ नहीं है, काफी ज्यादा मुख्तलिफ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टॉस जीत के बाबर ने यहाँ पर पहले फील्डिंग का फैसला किया था।
वो तो कप्तान को महंगा पड़ा। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने फील्डिंग की है, देखें बॉलिंग यहाँ पर ऐसे ही था कि ये बैटिंग ट्रैक है, छोटा ग्राउंड है, यहाँ पर जब आप पेस का यूज करते हैं बल्लेबाज तो वो फिर उनको शॉट्स भी मिलते हैं। तो हारिस रऊफ के अगेंस्ट उन्होंने पेस का इस्तेमाल किया, वो हल्का सा फ्लिक करके उन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन 19 या 20 छक्के आज लगे, 19 छक्के अब तक लग चुके हैं। तो पाकिस्तान अब बॉलर्स ने तो स्ट्रगल करनी थी, लेकिन अब फील्डर्स का ज्यादा कसूर है कि अगर वो टाइमली रिस्पॉन्ड करते, कैचेस ना गिराते तो यहाँ पर रन्स बनने ही हैं। अब पाकिस्तान मैच हारे या जीते, कम से कम 300 रन तो पाकिस्तान भी यहाँ पे कर सकता है अब सेकंड इनिंग्स में। लेकिन अब ये तमाम तर जो बात है वो बल्लेबाजों के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 सेंचुरियां हुई हैं, बाकी उनका कोई भी बल्लेबाज 50 भी नहीं कर सका है। तो पाकिस्तान से भी अगर 2 सेंचुरियां होती हैं, ओपनर है अब्दुल्ला, क्योंकि उनकी फिंगर इंजर्ड है, लेकिन वो फील्डिंग से तो बाहर चले गए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है कि वो बैटिंग करेंगे। अब वो क्या ओपनर आते हैं या मिडिल में आके खेलते हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। बाकी बाबर के ऊपर इनिंग्स ड्यू है, इफ्तिखार के ऊपर इनिंग्स ड्यू है, रिजवान ने यहाँ पर एक मैच में सेंचुरी स्कोर कर रखी है। और फिर हमारे पास इमामुल हक और सऊद शकील है जो कि लेफ्ट हैंडर हैं, वो यहाँ पे एडवांटेज उठा सकते हैं। अब ये बल्लेबाजों पे सारा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग और फील्डिंग तो आपके सामने ही है। बिल्कुल। अच्छा, आप समझते हैं कि बैटिंग लाइन में या ओपनिंग के लिए कुछ चेंजेस हो सकती हैं अब्दुल्ला की कंडीशंस को देखते हुए? देखें, आपसे थोड़ी देर पहले, तकरीबन 15 मिनट पहले, टीम इंतजामिया की तरफ से जो पाकिस्तान का ट्रेवलिंग मीडिया है उसको बताया गया कि अब्दुल्ला सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करेगा, लेकिन ओपनिंग की पोजीशन का कंफर्म नहीं किया गया है। तो अगर वो बैटिंग पे आते हैं तो शायद वो ओपनर ही आ जाएं, क्योंकि वो जल्दी चले गए थे, उस वक्त 12-13 ओवर रहते थे, तो अब तक उनका ट्रीटमेंट हो चुका होगा और 40 मिनट का फिर ब्रेक भी है, तो वो ओपनर आ सकते हैं। बाकी पैनिक नहीं होना पाकिस्तान टीम को कि बैटिंग ऑर्डर चेंज करते जाएं, बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करने चाहिए, इसी पुराने बैटिंग ऑर्डर के साथ जाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ अग्रेसिवली खेलें तो पाकिस्तान भी यहाँ पर 300 रन बना सकता है। और आखिरी के जो 50 रन होंगे वो फिर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान वहां पर कैसे जीतता है। ठीक है, एजाज साथ ही रहिएगा। शेरदिल हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। शेरदिल, आपने गुफ्तगू सुनी एजाज की कि अब्दुल्ला का हाथ इंजर है, उनकी उंगली जो इंजर है, हो सकता है कि वो ओपनिंग में ना आए। और दूसरी जानिब शाहीन अब तक 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। विकेटों का नंबर तो अच्छा है कि 5 विकेटें हासिल की, लेकिन थोड़ा लेट नहीं हो गया? लेट तो हो गया है, काफी कुछ लेट हो गया पाकिस्तान की बॉलिंग में। जिस तरह सही कहा एजाज ने कि फील्ड में बिल्कुल हम ऑफ कलर थे। मुझे ये लगता है कि ये एजाज बेहतर बताएंगे, वो पाकिस्तानी टीम को वहां पर कवर कर रहे हैं। हम बहुत सी चीजें ओवरडू कर रहे हैं। कुछ चीजें जब ऐसे बड़े टूर्नामेंट में आप जाते हैं तो कुछ थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि बाबर बार बार फील्डिंग की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्रिल्स कर रहे हैं फील्डिंग में। मुझे लगता है कुछ पाकिस्तान ओवरडू कर रहा है। बिल्कुल माविश सही कह रहे हैं एजाज के, पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान ने चेज किया है, रिकॉर्ड चेज किया है, तो पाकिस्तान के पास कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह कंडीशंस हैं, ग्राउंड की बहुत छोटी बाउंड्री है, और जिस तरह हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, जिस तरह बाबर खेलते हैं, तो बाबर के पास बड़ा अच्छा मौका है। बाबर जो है उनके पास रन्स नहीं है, उनको ज़रूरत है बहुत शिद्दत से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ऐसे मौके पर रन्स करे कि जो पाकिस्तान को जितवाए। तो अब मौका है बल्लेबाजों के पास। और इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमें ये देखनी होगी कि हमें अपने इस रन चेज को एक प्रॉपर रन चेज के तौर पर लेकर चलना है। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं भी जीतता, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि क्लोज लेकर जाए पाकिस्तान, इसमें बिल्कुल ऑल आउट ना हो, यानी फाइट नजर आनी चाहिए ना, फाइट नजर आनी चाहिए, क्योंकि ये रन रेट भी बहुत आपको मैटर करेगा। क्योंकि आप अगर ये मैच नहीं जीतते खुदा ना खास्ता, आगे जाके लेटर हाफ में टूर्नामेंट के आपको रन रेट की जरूरत पड़ सकती है। तो जितना डीप लेके जा सकते हैं उतना लेकर जाए, और जितना फिनिशर्स हमारे पास मौजूद हैं, इफ्तिखार की सूरत में इफ्तिखार मैच को फिनिश कर सकते हैं बड़े अच्छे अंदाज में। और जिस तरह की ये बाउंड्री है, इफ्तिखार का तो छक्का मुझे लगता है कि स्टेडियम से बाहर चला जाएगा जितने लोग लंबे छक्के मारते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास देखभाल के, और सीनियर खिलाड़ियों को स्टेप अप करना होगा, खासतौर पर रिजवान और बाबर को। मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रन चेज को बड़े देखभाल कर आगे चलाएं। बहुत शुक्रिया शेरदिल खान। एजाज बाकरी हमें अपना टेक दिया, अपना मौक़िफ़ दिया। पाकिस्तानी टीम को एग्रेसिव खेलना है, लेकिन संभल कर खेलना है और पैनिक नहीं होना है। यही एडवाइस है क्रिकेट एक्सपर्ट्स की। कुछ मजीद अहम टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की ताज़ा खबर में एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं और आपको बताएं कि जो टॉक ऑफ द टाउन है आजकल वो है कि नून लीग के कायद यानी बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से दुबई पहुँच चुके हैं। वो हफ्ते की सुबह खुसूसी तैयारी के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचेंगे और नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट पर हुकाम की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान पर 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज कायम किया गया, जबकि स्टेज पर बुलेट प्रूफ कैबिन भी बना दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज आज रात 8 बजे मीनार पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। और ये देखना है कि पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग के इस जलसे को कितना कामयाब बनाते हैं। नवाज शरीफ की वापसी के बाद पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा क्या होगा और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं वो किस हद तक दूर हो सकेंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान ताल्लुक PMLN से है और आपसे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी रिपोर्टर फातिमा शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा से जानते हैं कि इस वक्त इस्तकबाल की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, बताइएगा फातिमा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं और कल जो हैं वो यहाँ लैंड करेंगे और बजरिया दुबई से जो है वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे। इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर लाहौर लैंड करेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मीनार पाकिस्तान में, जहाँ इस्तकबाल की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। इन्वेस्टिगेशन DIG इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह यहाँ विज़िट कर रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर के थ्रू तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया। अगर बात की जाए चेयर्स की और मजमे की, तो यहाँ 40,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं और 4,000 से ज़ायद यहाँ लाइट्स लगाई हुई हैं और 25 से ज़ायद जो हैं वो आई लगाई हैं और एक आई पे 20 से ज़ायद स्पीकर्स लगा दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउड अभी ही आज देखने को मिल रहा है। आज कवाली नाइट का भी इंतज़ाम किया गया है और अब से कुछ देर बाद 8 बजे हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी आएंगे और वो इंतज़ामात का जायज़ा भी लेंगे। जी सही, अच्छा आपने कहा फातिमा के कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया है और 8 बजे के करीब मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खुद भी जायज़ा लेने आएंगे इंतज़ामात का। अगर आप अपने कैमरामैन से कहें कि हमें कुछ जलसा का पंडाल के कुछ मनाजिर दिखाएं, 40,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, मजीद का इंतजाम किए गए, ज़रा दिखाइए। मेरा कैमरामैन जुनेद अगर सके तो आप देख सकते हैं सारा व्यू के अभी भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, लाइट्स हैं और स्टेज के बिल्कुल ऊपर जहां नवाज शरीफ जो हैं वो खिताब करेंगे, इस टाइम राना सनाउल्लाह खड़े हुए हैं और सारे इंतज़ामात चेक कर रहे हैं और साथ साथ वो DIG इन्वेस्टिगेशंस को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं जो जो उन्हें कोई कमी बेशी नज़र आ रही है। और आप देखें पूरा मैदान जो है इस वक्त लाइट से भरा हुआ है और कुर्सियां हैं और सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। राउंड अबाउट्स में जो है वो खारदार तारें भी लगाई जा चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा, आगाह करी थी जलसा गाह की सूरत हाल, वहाँ पर होने वाली तैयारियाँ हमने मुलाहिजा की, अपने व्यूअर्स को भी दिखाई हैं। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद अब वतन वापस आ रहे हैं, वापसी पर जो उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए थे उनका सामना उन्हें करना होगा और जिस केस में वो सज़ा याफ्ता हैं, इस केस में उनके जेल जाने के आप क्या समझते हैं कि अभी भी इम्कानात मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियाँ साहब की जो बेगुनाही है और जो साजिश उनके खिलाफ हुई थी वो बेनकाब हो चुकी है। बच्चे बच्चे को पता है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार जो आज PTI के टिकट बांट रहे थे, उन्होंने एक एजेंडे के तहत जो है उस वक्त की जुडिशरी ने सारी ये सज़ाएं सुनाई। बाकी मरहूम जस्टिस अरशद मलिक ने अपनी ज़िंदगी में ही इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया था कि कोई करप्शन नहीं थी और उन पर प्रेशर था सज़ाएं सुनाने का। तो मियाँ साहब अपने केसेस को फेस करेंगे और जो कानूनी चाराजोई हुई उसको फॉलो करेंगे। पहले भी हमारी ये मियाँ साहब की PMLN की ये तरबियत नहीं है कि अगर आपके अरेस्ट वारंट हो तो आप पेट्रोल बम मारे, तो जो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये है कि अब एवनफील्ड की मरियम नवाज की बरियत के बाद मैं समझता हूँ वो केस तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है और बाकी भी जो केस है
वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब अदालतें भी न्यूट्रल आ गई हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह हमें। अच्छा एहसान साहब, ये भी बताइएगा कि इंतखाबी अमल में जो उनकी शिरकत मुकदमात में बरियत से मियाँ साहब की मशरूत है, अगर मुकदमात में बरियत नहीं मिलती तो क्या फिर मियाँ साहब इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे? और फिर इनकी जो ताहयात नाअहली वाला मामला है वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा? डेफिनेटली इंतखाबात में तो तभी मुमकिन है कि उनकी नाअहली खत्म हो, जो कि होगी, क्योंकि उनकी बेगुनाही जो है वो साबित हो चुकी है। लेकिन अदालती कार्रवाई भी रहती है, उसमें भी साबित हो जाएगी। लेकिन ये अदालतें क्लियर करेंगी तो वो इंतखाबात में जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। बाकी देखें, कैंपेन तो मियाँ साहब लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो PMLN की कैंपेन भी लीड करेंगे और इस मुल्क को दलदल से निकालेंगे। मियाँ साहब एक तरक्की की उम्मीद बन के इस मुल्क में वापस आ रहे हैं। इस मुल्क को दोबारा डेवलपमेंट की राह पे, इसको इस्तेहकामत की राह पे, इसको मजबूती की राह पे दोबारा से मजबूती की राह पे लाएंगे मुल्क को। एहसान साहब, ये भी बताएगा कि कोई हुकूमत आती है, हम देखते हैं कोई चली जाती है, एक लम्हे एक जमात का लीडर इक़्तिदार में बैठा है तो अगले लम्हे वो जेल की दीवारों में हमें दिखाई देता है और वहाँ से सियासी अमली तरतीब दे रहा होता है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी से क्या इस सिस्टम में कोई तब्दीली आएगी? साजिशों के जो है वो विक्टिम रहे हैं। 2018 में एक एजेंडे के तहत एक मुल्क जो तरक्की की राह पे बड़ी तेजी से सफर कर रहा था, उसको एजेक्ट करके, उसको निकाल के, उसको RTS बिठा के एक नया तजर्बा किया गया। सही। तो हम तो इस चीज के कायल नहीं हैं कि आप किसी जमात को जो है वो कभी कोई लाडली बन जाए और कभी कोई जो है वो लाडला की लिस्ट से निकल के नफरत की लिस्ट में आ जाए। ये चीजें मेरिट पे होनी चाहिए। लेकिन अगर PTI की तरफ आपका इशारा है तो PTI ने जो अमाल किए उनके और उनके लीडर ने, जिसकी वजह से 9 मई इस मुल्क में हुआ, जिस तरह एक झूठा बयानिया बनाया गया साइफर के ऊपर कि अमेरिकन साजिश है और दुनिया के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हर्ट हुए। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि बेइंतहा नुकसान हुआ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। तो ये चीज़ें जब आपने की हैं तो उसकी कानूनी जो उसके नताइज हैं वो भी भुगतने पड़ेंगे। तो इन दो चीज़ों को आप मैच नहीं कर सकते कि अगर अभी PTI के खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो उनके अमाल ऐसे थे और लोगों ने देखे, लेकिन पनामा में तो नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था और इकामा का बना के जो बहाना किया गया वो तो एक बोगस केस था और एक पूरी प्लानिंग थी। तो PTI का ये मामला नहीं है। अच्छा एहसान साहब, ये भी देखा गया है कि जब भी मियां नवाज शरीफ को सियासी तौर पर किसी मदद की ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब ने उन्हें हमेशा मुस्बत जवाब दिया है और अभी उनकी वतन वापसी से पहले वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और दूसरा ये आपसे कहेंगे कि क्या वतन वापसी से कबल कुछ चीज़ों पर उन्हें यकीन दहानी कराई गई है, तो क्या ये जीरो रिस्क वाली पोजीशन है? हमें किसी मुल्क की सपोर्ट की या किसी मुल्क की गारंटी की या किसी मुल्क के इशारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ के जो तल्लुकात रहे हैं सऊदीज़ के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, यहाँ तक कि चाइना के साथ, उन्होंने पाक चाइना रिलेशनशिप को एक इकोनॉमिक डेप्थ दी जो कि पहले 70 सालों में नहीं थी। तो ये फॉरेन पॉलिसी, एक तगड़ी फॉरेन पॉलिसी की तरफ हम जाएंगे अगर मियां साहब को चौथी दफ़ा मौका मिला वज़ीर आज़म बनने का। तो मुल्क की जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो हमें मावनत चाहिए है मुख्तलिफ ममालिक से, मेरे ख्याल से उसमें बेहतरी आएगी और आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, रशिया हो, उनसे आप बेहतरी की जो है वो सूरत हाल देखेंगे। बहुत शुक्रिया साहब, हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। नाज़रीन, बात करते हैं इसराइली बर्बरियत की, जिस तरह से फ़लस्तीन को लहूलुहान किया गया इसराइली फ़ौज की जो गज़ा पर बमबारी, उसके नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3900 हो चुकी है, जबकि 13,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंसानी बुनियादों पर गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है और इसके अलावा उनका कहना था कि गज़ा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का इख्तियार दिया जाए। गज़ा में पीने का पानी तक ख़त्म हो चुका है, बच्चे बेचारे गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में लोग अगर इसराइली फ़ौज के हमलों से नहीं मर रहे तो वहाँ की आलूदगी वबाई अमराज से मर जाएंगे। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइल के वेशियाना हमलों पर अल अक्सा अस्पताल की जो खातून डॉक्टर, उनका शिद्दत गम से वो फट पड़ी और उनका
रो रो कर बुरा हाल था, कहना था कि दुनिया इन नन्ही कलियों का क्या कसूर है, उन्होंने क्या गुनाह किया है, क्या करें हम, कहाँ जाएं, इन मासूमों की मैयतों को कहाँ रखें, यहाँ तो 2 गज भी जगह नहीं बची है। तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा। बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा आपके वक्त का। क्या समझती हैं आपके पाकिस्तान से जो कल इमदाद की पहली खेप फ़लस्तीन रवाना हुई तो गज़ा जाने में किसी किस्म की मज़ामत का सामना तो नहीं करना पड़ा है? क्या पाकिस्तान तिब्बी इमदाद और जैसे अद्विया, खाने पीने के अशिया, डॉक्टर्स की टीम्स भी भेजने का इरादा रखता है फ़लस्तीन के मामले पर? इस वक्त क्या मौक़िफ़ है हमारा? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो फ़लस्तीन और गज़ा की जो पट्टी है उसका मुहासरा किया हुआ है इसराइल ने, और इस सिचुएशन में जो असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है और हमारी जो एक जज्बा है पाकिस्तानी अवाम का कि हम इस मुश्किल वक्त में अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करें, इसके पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने कल एक खेप भेजी है इमदाद की, जिसमें ज़रूरी अद्वियात हैं और खैमे हैं और कंबल हैं, क्योंकि अब सर्दी आ रही है और हमारे फ़लस्तीनी भाई इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। अभी हमने कोई टीम नहीं भेजी है डॉक्टर्स की या पैरामेडिक्स की, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज ये है कि जो असिस्टेंस कल गई है वो अब इस वक्त मिस्र में पहुंची है, उसको अभी बॉर्डर क्रॉस करके गाज़ा में एंटर होना है। और जब इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हैं इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं कि अमन की राहदारियाँ बने और असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए गज़ा के लोगों को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता असिस्टेंस वहाँ जानी शुरू होगी और फिर जो भी उस वक्त की ज़रूरियात होंगी हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की, हम उसके मुताबिक और भी असिस्टेंस उनको देंगे। अच्छा मुमताज़ साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल से जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है, मासूम नन्हे बच्चों की हालत गैर पर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या इसराइल इस कदर खुद सर और वो हो चुका है ताकतवर के अक़वाम मुत्तहिदा भी उसके आगे बेबस है, वो बात ही नहीं सुन रहा है पूरी दुनिया में किसी की? जी देखें, ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। ये जो इस वक्त गज़ा में सिचुएशन है ये आज से नहीं है, ना ही ये 7 अक्टूबर को शुरू हुई। जी बिल्कुल। ये जो मसला है ये पिछली 7 दहाइयों का मसला है और हमारी और दुनिया के हर बाज़मीर इंसान ने यही आवाज़ उठाई है कि फ़लस्तीन का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए और फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, जिनमें सबसे अहम हक़ उनका एक खुद मुख्तार रियासत में रहने का है। तो इसमें यूनाइटेड नेशंस की भी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, इसीलिए हमने जोर दिया है कि फ़लस्तीन में फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए, वहाँ पर जो गज़ा में एक महसूर किया हुआ है फ़लस्तीनी आवाम को, उसको ख़त्म किया जाए और वहाँ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड है और हमें उम्मीद है कि तमाम जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं वो इसराइल पर जोर देंगी कि वो इस तरह के इक़दामात उठाएं और जल्द से जल्द वहाँ पर जो एक इनडिस्क्रिमिनेट बमबारी हो रही है फ़लस्तीनियों के खिलाफ उसको बंद किया जाए और मुहावरे को उठाया जाए। अच्छा मुमताज़ ज़हरा साहब, आपसे एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगी कि ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये सब ममालिक बशमूल पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करें, बाकी इस्लामी ममालिक कहाँ हैं? वो क्यों यकसमान नहीं हो रहे? क्यों फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े नहीं हो रहे? क्यों कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा? हमने OIC का इजलास भी देखा, लेकिन वो भी कुछ ख़ास प्रोडक्टिव नहीं था। देखिए, अभी 2 दिन पहले OIC की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की बड़ी अहम मीटिंग जद्दा में हुई है, जिसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की और उसका एक एलानिया भी सामने आया है, जिसमें OIC की एक मुत्तफ़िका पोजीशन सामने आई है, जिसमें OIC ने जोर दिया है कि इस वक्त जो एक
ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बनी हुई है गाज़ा में, उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जो बमबारी हो रही है उसको बंद किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लाई जाए, और जो गाज़ा को के अवाम को महसूर किया गया है उसको भी बंद किया जाए। तो ये एक मुत्तफ़िका करारदाद और एलामिया आया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी OIC की इस आवाज़ को लब्बैक कहेगी और हमारे साथ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा, हमारे साथ से आगाह करी थी। ताई अफसोसनाक सूरत हाल है, बल्कि लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं जो फ़लस्तीन में इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं। चंद एक मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं या उन्हें मदद देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से मदद भिजवाई गई है, लेकिन बाकी के मुस्लिम ममालिक का रवैया समझ से बालातर है कि आखिर क्यों मुस्लिम ममालिक एक ज़बान नहीं हो रहे, क्यों फ़लस्तीन की मदद नहीं की जा रही है। खुराक के मामले में, अद्विया के मामले में, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो पानी के कतरे को तरस रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं, आपका अपना घर आपके सामने मलबे का ढेर बन गया है, लोगों के पास अपने प्यारों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। ये तमाम तर सूरत हाल देखने के बावजूद जो ओवरऑल मुस्लिम ममालिक का रवैया है वो ना सिर्फ के काबिल अफसोस है बल्कि नाकाबिल फ़हम भी है कि आखिरकार क्यों चुप साध रखी है मुस्लिम ममालिक ने। खासकर अरब ममालिक की अगर बात की जाए तो इंतहाई एक डिसअपॉइंटिंग सी मायूस कुन सूरत हाल देखने में मिलती है कि सऊदी अरब एक सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जिसको कि सबसे आगे आकर बात करनी चाहिए, लेकिन वो खामोश हैं। किस मसलहत के तहत खामोश है कि इस सवालिया निशान भी है, इंतहाई अफसोस की बात भी है कि आपके सामने अपने बहन भाई, मुसलमान बहन भाई कट रहे हैं, उनके घर बॉम्बिंग से तबाह हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, नस्ल कुशी की जा रही है मुसलमानों की, लेकिन ये खामोशी इंतहाई काबिल अफसोस है। आगे बढ़ते हैं और कुछ कोर्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि आज कौन से अहम जो मुकदमात हैं उनकी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर बरोज़ पीर दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कौमी असम्बली तहलील किए जाने के 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात कराने के लिए तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। इस बारे में हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, स्पेशल जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे इस तफसीलात जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज भी बिल्कुल ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, जिसमें जो मरदमशुमारी के नताइज की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूवल दी गई थी उसको चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि ये जो मरदमशुमारी के नताइज अप्रूव किए गए हैं उसके बाद हल्का बंदियां होंगी, तो जो आईनी मैंडेट है कि इंतखाबात 90 रोज में होने हैं, तो ये उस इलेक्शन से बचने के लिए ये सारे इक़दाम जो है वो काउंसिल ऑफ मुश्तरका इजलास में किए गए हैं। तो इस पे दरखास्त जो दायर हुई थी उसे नंबर तो साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के दौर में लग चुका था, लेकिन ये पटिशन टेकअप नहीं हुई थी, कोई बेंच नहीं बना था, समाज के लिए फिक्स नहीं हुई थी। तो अब इस दरखास्त को समाज के लिए फिक्स किया गया है। 23 अक्टूबर की डेट है और 3 रुकनी बेंच बना है जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे, जो 23 अक्टूबर को इंतखाबात के हवाले से इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा एक और भी पटिशन है जो कि साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के दौर में आई थी, जिसमें सरदार काशिम खान पटिशनर थे और उनका मौक़िफ़ ये था कि 1 तारीख को इलेक्शन होना चाहिए। तो ये उस वक्त दरखास्त आई थी जब सिर्फ KP और पंजाब की असम्बलियाँ डिजॉल्व थी, तहलील थी, और अभी बलोचिस्तान और सिंध की असम्बलियाँ और मरकजी जो कौमी असम्बली है वो मौजूद थी। तो इस दरखास्त पर भी मुज़ाकरात हुए थे PTI के और इसके साथ इत्तेहादी हुकूमत के, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी जमातें शामिल थी, लेकिन ये मुज़ाकरात भी किसी जो है वो करवट नहीं बैठ सके थे और फिर 5 मई को आखिरी इस दरखास्त पे समाअत हुई थी। तो उसके बाद ये मामला भी पेंडिंग चलता चला आ रहा था। इस केस को भी 24 अक्टूबर को, यानी जो पहले वाला केस है वो 23 अक्टूबर को है जो कि 90 दिनों में इंतखाबात के हवाले से है। दूसरा जो केस है कि 1 तारीख को इलेक्शन होना चाहिए मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों का, इसको 24 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोर्ट रिपोर्टर इमरान वसीम हमें थे। व्यूअर्स, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है इस दुआ के साथ कि फ़लस्तीन में हम जल्द अज जल्द अमन कायम होता हुआ देखें और वहाँ पर लोग अमन व अमान से अपने घरों में रह सकें। कल कुछ मज़ीद स्टोरीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।